नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। चीन के सामानों की होली आप भी जला रहे हैं तो आपको यह रिपोर्ट ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि चीन को जवाब देने के कई तरीके हैं और ये जनता के हिस्से का जिम्मा है। लेकिन सरकार क्या कर रही है उसे भी समझिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां वो भारत के लिए किए गए रक्षा सौदों से जुड़े हथियारों की आपूर्ति जल्द कराने की मांग रूस से कर सकते हैं। चीन के साथ भिड़ंत को देखते हुए ये कदम अहम माना जा सकता है। चीन की चाल का जवाब देने निकला हिंदुस्तान। अपने पुराने दोस्त रूस की मदद लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ। हिंदुस्तान को मिलेगा सबसे मारक हथियार। S-400 डिफेंस सिस्टम से उड़ाएंगे दुश्मनों के होश। हिंदुस्तान के साथ चालबाजी करने वाले चीन के पैंतरे भले ही ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान बेफिक्र नहीं हो सकता। यही वजह है कि वो अब अपनी हिफाजत के लिए हथियारों के बेड़े में इजाफे की मुमकिन कोशिशों में जुट गया। इसी कड़ी में हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर निकल गए हैं। यह दौरा 3 दिन का होगा। खास बात यह है, यह दौरा चीन से झड़प के 6 दिन बाद हो रहा है। राजनाथ रूस के 75वें मिलिट्री डे परेड में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच रणनीतिक चर्चा भी होगी। इस दौरान रक्षा मंत्री के साथ रक्षा सचिव भी होंगे। रूस में राजनाथ जिस अहम मिशन को लेकर जा रहे हैं, माना जा रहा है कि वो होगा S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी के लिए दबाव डालना। इसके अलावा सुखोई 30 MKY, MiG-29, T-90 टैंक्स और किलो क्लास सबमरीन के लिए इक्विपमेंट की अर्जेंट सप्लाई की मांग करेंगे। पहले इनकी सप्लाई समुद्र के रास्ते से होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते ये कई महीनों से अटकी है। तो ऐसा कोई सामान अगर आपको खरीदना है, उसके लिए आप ज़्यादा सैंक्शन वगैरह की चिंता मत कीजिए। आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कीजिए और अपने पावर्स के अंदर आप खरीदते जाइए। इसलिए ये अच्छा है, ये अच्छा कदम है और इसके अच्छे परिणाम होंगे, क्योंकि अब हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा वो सामान आया कि नहीं। हम शत्रु को नहीं बोल सकते कि 10 दिन ठहर जाओ, हमारा सामान आ रहा है, हमारी राइफलें आ रही हैं, हमारी बंदूकें आ रही हैं, आप ठहरो फिर हम आपसे लड़ेंगे। वो जमाना चला गया। ऐसे में रक्षा मंत्री रूस से प्लेन के जरिए जल्द से जल्द इन सामानों की सप्लाई करने की सिफारिश कर सकते हैं। जानकार भी मानते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा कई लिहाज से बहुत अहम है। ये कूटनीति और राजनीतिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, ये महत्वपूर्ण है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दृष्टिकोण से भी। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि S-400 का जो सप्लाई है वो जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक मोड में आए और उसकी जो सप्लाई की जो अवधि है उसको कम किया जाए। इसलिए ज़रूरी है कि हमको किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। जानकार भी मानते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे से चीन पर कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव बनाने में मदद मिलेगी। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री फ्रंट पे हम दोनों जगह अभी चाइना की घेरने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि हम सिचुएशन को कंट्रोल में लाके चाइना को जहां वो है वहीं पे उसको टिका के रखेंगे और उसको एक बार ये रियलाइज़ करा देंगे कि ये 62 वाली बात नहीं है। अब जो चाइनीज़ आर्मी है उतनी हमारे पे स्पिरिट ही उसकी नहीं है जो 62 में थी। अब ये 2020 में हमारे पास इक्विपमेंट और बाकी बहुत सारी चीज़ें, खासकर एयरफोर्स बहुत अच्छी तादाद में है। ये परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत की जीत की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हुई। जिस S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम की डील भारत रूस से कर रहा है, उसकी खासियत है
इस मिसाइल सिस्टम को जमीन से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। यह सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। इसके 3 प्रमुख अंग हैं: मिसाइल लॉन्चर, शक्तिशाली रडार और कमांड सेंटर। इसमें लगा हुआ रडार 600 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को देख सकता है। S-400 दुश्मन के सभी हवाई हमलों को नाकाम करने में सक्षम है और यह जमीन में लड़ रहे सैनिकों की मदद भी रोक सकता है। इसके लॉन्चर से 48 N6 सीरीज की मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं, जिनके जरिए बड़ी तबाही मचाई जा सकती है। 2007 में इसका पहली बार इस्तेमाल मॉस्को की रक्षा के लिए किया गया था। जाहिर है ऐसे हथियार की हिंदुस्तान की मौजूदगी उसके दुश्मनों में खौफ भरने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP बंगाल। और केदारनाथ धाम के आसपास मौजूद गुफाओं में दर्शन के लिए लगने वाले टैक्स पर साधु संतों ने आपत्ति जताई है। ये हम आपको बताएंगे, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी आपने देखा कि कैसे भारत रूस से वो हथियार मांग सकता है, जल्दी मांग सकता है जिसकी उसे ज़रूरत है, चीन से जो टेंशन है उसको देखते हुए। S-400 मिसाइल और उसके अलावा और भी तमाम अत्याधुनिक हथियार। देश की सीमाओं की हिफाजत हम हथियार खरीद कर भी लें तो देश के भीतर लापरवाहियों और फरेब से लड़ने की ताकत कैसे जुटाई जाए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार के साथ रसूख का मिश्रण ही जानलेवा बन जाए तो फिर सवाल सरकार पर उठेंगे ही। एटा में पुल गिरने के हादसे के बाद जिम्मेदार कंपनी PNC इंफ्राटेक को लेकर कुछ ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। एटा में गिरे इस पुल से आप चौंके भी होंगे और आपने सोचा भी होगा कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की जा सकती है। 4 गार्डर गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों को जिंदगी भर का जख्म मिल गया था। इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मिली तो उन्होंने इसे लेकर सख्ती दिखाई। मुख्यमंत्री की सख्ती का असर ये हुआ कि इस मामले में 5 लोगों को जेल भेज दिया गया। जिन लोगों को जेल भेजा गया है उसमें ड्राइवर, फोरमैन, सुपरवाइजर, ठेकेदार और मैनेजर शामिल हैं। यहाँ तक की कहानी से आपको लगता होगा कि सरकार ने सख्ती दिखाई और सही कार्रवाई की है। वैसे भी डीएम इसकी मजिस्ट्रियल जांच करा रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट आनी है। लेकिन असल कहानी हम आपको बताते हैं। असल में एटा में हुए हादसे का जिम्मेदार PNC इंफ्राटेक को माना जा रहा है। ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि आगरा के मेयर नवीन जैन की है, जो 3 भाइयों के नाम पर बनाई गई है। इसमें P का मतलब प्रदीप जैन से है, N का मतलब नवीन जैन से है और C का मतलब चक्रेश जैन से है। इसमें राजनीतिक पृष्ठभूमि केवल नवीन जैन की है, जो आगरा में भाजपा के सबसे अमीर नेताओं में शुमार किए जाते हैं। एटा में NH-91 पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज गिरने के मामले में मुख्यमंत्री ने जरूर संज्ञान लिया और जो कंपनी है जो इस ओवरब्रिज को बना रही थी उसका आगरा में हेडक्वार्टर है। ये कंपनी PNC इंफ्राटेक लिमिटेड है और इस कंपनी के जो ओनर हैं वो आगरा के मेयर नवीन जैन हैं। हालांकि टेक्निकली तौर पर इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो नवीन जैन के भाई चक्रेश जैन हैं और इस मामले में कार्रवाई की गई है और प्रोजेक्ट मैनेजर अमित भाटी समेत 5 लोगों को जेल भेजा गया है। लेकिन कई सारे सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं कि बड़े कंपनी के अधिकारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने पूछताछ में PNC के GM विमल कुमार और NHAI के परियोजना निदेशक सुनील जिंदल और DGM PP सिंह को थाने में बुलाया, पूछताछ की और उसके बाद चाय पिलाकर छोड़ दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे प्रकरण में उन्होंने संज्ञान लिया है, लेकिन क्या बीजेपी के एक ताकतवर नेता की कंपनी होने की वजह से कार्रवाई सीमित कर दी गई है? नवीन जैन की राजनीतिक पहुंच के चलते कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे ये कोई पहला हादसा नहीं है जब कंपनी विवादों में घिरी हो। 20 जून को एटा जनपद के मलावन थाना में निर्माणाधीन पुल के गिर जाने से 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नवीन जैन की कंपनी PNC द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसीलिए अभी तक माननीय योगी आदित्यनाथ ने किसी भी बड़े अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया है।
पीएनसी के नवीन जैन या डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज तक नहीं कराई गई है। अभी तक जिला प्रशासन के किसी भी उस बड़े पदाधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई जो जिम्मेदार थे। वैसे ये कोई पहला हादसा नहीं है जब कंपनी विवादों में घिरी हो। इससे पहले भी पीएनसी इंफ्राटेक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे की वजह से सुर्खियों में आई। हादसा 2 साल पहले हुआ था। इसमें भी सर्विस रोड का हिस्सा ढह गया था। तब भी ये कंपनी सुर्खियों में थी। असल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पीएनसी इंफ्राटेक ने आगरा से फिरोजाबाद के बीच 55 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। इसके अलावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से सटी हुई सर्विस लेन बनाने की जिम्मेदारी भी पीएनसी कंपनी की ही थी। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए पीएनसी इंफ्राटेक को 1635.75 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। महज 22 महीने में काम पूरा हो गया। यूपीडा की जांच में आगरा के डॉकी के पास 5 से 6 किलोमीटर के हिस्से में काम का स्तर खराब मिला। यूपीडा की ओर से पीएनसी इंफ्राटेक को उस हिस्से को दोबारा बनाने के लिए कहा गया। पीएनसी इंफ्राटेक ने दोबारा सड़क बनाई, लेकिन काम गुणवत्ता के मुताबिक नहीं हुआ और ऐसा एक बार नहीं 3 बार हुआ। यूपीडा के अधिकारियों ने 3 बार 5 से 6 किलोमीटर लंबी सड़क तुड़वाकर फिर से बनवाई। हादसों के बाद रसूख का असर कुछ ऐसा है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर टोल वसूलने का ठेका भी पीएनसी इंफ्राटेक के पास है और लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भी 54 किलोमीटर और 28 किलोमीटर के 2 पैच बनाने की जिम्मेदारी पीएनसी इंफ्राटेक को ही दी गई है। आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और सवाल सिर्फ आगरा को लेकर ही नहीं है, बल्कि कानपुर में बालिका गृह में कोरोना के मामले और उसके बाद जांच में लड़कियों के गर्भवती मिलने के साथ ही एचआईवी और हेपेटाइटिस जैसी बीमारी से संक्रमित मिलना लापरवाही की एक निशानी है, जिसे लेकर राज्य महिला आयोग ने प्रशासन से जवाब तलब कर लिया है। कानपुर के संवासनी गृह में बालिकाओं के गर्भवती निकलने के मामले में भले ही सियासत की जा रही हो, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो भी बालिकाएं गर्भवती मिल रही हैं, वो सभी संवासनी गृह आने से पहले ही गर्भवती थीं। डीएम ब्रह्मदेव राम तिवारी के मुताबिक बालिकाओं को लेकर चल रही खबरें भ्रामक हैं। यहाँ जितनी भी महिलाएं रह रही थीं, उसमें 57 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा 7 बालिकाएं प्रेग्नेंट थीं। इनमें भी 5 कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जबकि 2 नेगेटिव। बकौल डीएम ये सभी आगरा, एटा, कन्नौज, फिरोजाबाद और कानपुर से रेफर की गई हैं। सभी 5 बालिकाओं को इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर नगर बालिका संरक्षण गृह संवासनी गृह में विगत सप्ताह कराए गए परीक्षणों में कोविड-19 के 57 मामले पाए गए हैं। इनमें से सभी को कोविड अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इन सभी मामलों में 5 ऐसी बालिकाएं पाई गई हैं जो गर्भवती हैं। ये बालिकाएं पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न जनपदों से CWC के द्वारा उनके आदेश पर इस संवासनी गृह में संदर्भित की गई थी। ये क्रमशः आगरा, कन्नौज, फिरोजाबाद, एटा और कानपुर नगर के बाल कल्याण समिति या CWC द्वारा संदर्भित मामले रहे हैं, जो पहले से गर्भवती थी। इसके अतिरिक्त यहाँ रहने वाली 2 अन्य गर्भवती बालिकाएं हैं जो कोरोना नकारात्मक पाई गई हैं, जो CWC एटा तथा CWC कानपुर नगर द्वारा संदर्भित हैं। इन सभी का कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जा रहा है। खास बात यह है कि इनमें से लड़कियां गर्भवती होने के साथ ही एक HIV से और दूसरी हेपेटाइटिस C के संक्रमण से भी ग्रसित है। स्वरूप नगर में मौजूद राजकीय बालिका गृह को पूरी तरह सील कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों गर्भवती बालिकाएं पॉस्को के मुकदमे में बालिका गृह आई थीं। बालिका गृह के स्टाफ को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। डॉक्टरों ने दोनों गर्भवती किशोरियों की बैक हिस्ट्री को समझने के लिए अधिकारियों से कांटेक्ट किया है।
इस मामले में जिले के एसएसपी ने भी साफ किया है कि मुद्दे को गलत ढंग से रखा जा रहा है। कन्नौज और आगरा से आई लड़कियां प्रेग्नेंट थीं, जिसका मुकदमा भी आरोपियों के खिलाफ दर्ज है। बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये लड़कियां जो है, जो नाबालिग बच्चियां या बालिग बच्चियां, इस संबंध में एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। दिसंबर महीने 2019 में 3 और 12 तारीख में इन लोगों ने अपने आमद यहाँ पे जो रेस्क्यू होम में किए हैं, जनपद आगरा और जनपद कन्नौज की जो CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा यहाँ पे इनको आमद कराया गया है। दूसरी बात, ये दोनों बच्चियाँ जो है, इनके जो प्रेगनेंसी उसी समय कंफर्म हुआ था जैसे इन लोगों ने आमद किया है। कोई कानपुर आके कोई प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, ना वो रेस्क्यू होम में प्रेग्नेंट हुए हैं, वो प्रेग्नेंट थे जब आमद किए गए थे। दूसरी बात, इनके जो खिलाफ जिन्होंने भी जुर्म किया उनके खिलाफ FIR संबंधित जनपद में दर्ज है, कन्नौज में भी दर्ज है, आगरा में भी दर्ज है। इसमें कानूनी कार्रवाई उस जनपद से पता किया जा रहा है कि वहाँ हुआ है कि नहीं हुआ। रेगुलरली इन बच्चियों को सरकार के द्वारा मेडिकल असिस्टेंस दिया जा रहा है। इसमें बहुत सारे गलतफहमियां लोगों के द्वारा फैलाई गई है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जैसे कि यहाँ आके उन्होंने प्रेग्नेंट हो गया हो या जो रेस्क्यू होम में प्रेग्नेंट थी। वहीं इस पूरे मामले में अब राज्य महिला आयोग ने कानपुर प्रशासन से रिपोर्ट मांग ली है। के संवासनी गृह में ऐसी घटना सामने आई है जहां 58 महिलाएं कोरोना संक्रमित हैं और कुछ महिलाओं के गर्भवती होने की बात की जा रही है। हालांकि डीएम ने इसको नकार दिया है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम जी ने इस पूरे मामले में डीएम से रिपोर्ट मांगी है डिटेल के साथ कि आखिर ये महिलाएं कब गर्भवती हुई और कहां लापरवाही की गई, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं कोरोना संक्रमित हो गई। इस पूरे मामले को विपक्ष भी भुनाने में पीछे नहीं है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है, कानपुर के सरकारी बाल संरक्षण गृह से आई खबर से उत्तर प्रदेश में आक्रोश फैल गया है। कुछ नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने का गंभीर खुलासा हुआ है। इनमें 57 में से एक एड्स से भी ग्रसित पाई गई है। इनका तत्काल इलाज हो। सरकार शारीरिक शोषण करने वालों के खिलाफ तुरंत जांच बैठाए। इस मसले पर महिला आयोग को प्रशासन क्या जवाब देता है ये अलग है, लेकिन ये साफ है कि विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर सरकार के लिए जानबूझकर मुसीबत खड़ी करने में जुट गया है। कानपुर से प्रभात अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। इस रिपोर्ट के साथ ही वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।